हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ डॉक्टर अनिल अरोरा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डूंगर कॉलेज बीकानेर से। आज हम इस वीडियो में रेड डाटा बुक लाल आंकड़ों की पुस्तक के बारे में बात करेंगे। ये रेड डाटा बुक, ये लाल आंकड़ों की पुस्तक क्या है? द रेड डाटा बुक इज़ ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। पहली बात तो ये कि एक ये आम जनता के लिए उपलब्ध एक डॉक्यूमेंट है, एक ऐसी पुस्तक है जो सभी को उपलब्ध है। ये आखिर ये बनाई क्यों गई पुस्तक? यह पुस्तक जो है, लाल आंकड़ों की पुस्तक जो है, इसमें रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एज वेल एज सम लोकल सब स्पीसीज विच आर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर रीजन, उनको सम्मिलित किया गया है जो एंडेंजर्ड हैं और रेयर हैं, अर्थात संकटग्रस्त और दुर्लभ जो पादपों की, जंतुओं की, फंजाई, कवक इत्यादि की या कुछ विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली जो जातियां होती हैं, उनका संकलन इस पुस्तक में किया गया है। यह पुस्तक क्यों बनाई गई, इसकी क्या, ये हमारी कैसे सहायता करती है रिसर्च में, स्टडी में या किसी प्रोग्राम की मॉनिटरिंग के लिए? जब हम संकटग्रस्त जातियों और उनके आवास के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पुस्तक में यह सब संकलित किया गया है और यह उदाहरण सहित हमें आंकड़े उपलब्ध करवाती है। दिस बुक इज मेनली क्रिएटेड टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट दो स्पीसीज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। यह पुस्तक विशेषतः उन जातियों के बारे में भी आंकड़े उपलब्ध कराती है जो बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द रेड डाटा बुक, लाल आंकड़ों की पुस्तक का इतिहास। द नेम ऑफ दिस बुक हैज़ इट्स ऑरिजिन फ्रॉम रशिया। इस पुस्तक का नाम रशिया में रखा गया था। इट वॉज ओरिजिनली नोन एज द रेड डाटा बुक ऑफ द रशियन फेडरेशन और द RDBRF। इसे ओरिजिनली रेड डाटा बुक ऑफ रशिया फेडरेशन और द RDBRF के नाम से जाना जाता है। यह पुस्तक, ये लाल आंकड़ों की जो पुस्तक है, यह रशिया में सबसे पहले बनाई गई थी। वहाँ के जीव वैज्ञानिकों ने 1961 से लेकर के 1964 में संकटग्रस्त जातियों पर या ऐसी जातियाँ जो नष्ट होने के कगार पर थी, विलुप्त होने के कगार पर थी, उनका विशेष अध्ययन किया और उनके लिए एक लाल आंकड़ों की पुस्तक का निर्माण किया। तो इसलिए इस पुस्तक को, इस बुक को रशियन रेड डाटा बुक के नाम से भी जाना जाता है। करंटली द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर मेंटेन्स द रेड डाटा बुक। अब यह पुस्तक जो है वो IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो यह एक संस्था है जो अब इस पुस्तक का संपूर्ण दायित्व संभालती है, उसकी देखभाल करती है, उसमें जो डाटा जोड़ने हैं या हटाने हैं वो काम अब IUCN करती है। IUCN की स्थापना 1948 में की गई थी और उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि पृथ्वी पर उपलब्ध सभी जातियों की सूचना को एकत्रित करके उपलब्ध करवाना। ये इस संस्था के साथ जुड़ी हुई जो दूसरा आयोग था, जिसे हम SSC स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन के नाम से जानते हैं, यानी इसे हम जाति जीविता आयोग के नाम से भी जानते हैं, वो इसके साथ इस विषय पर सहयोग भी करता है और काम भी करता है। द IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन SSC is a science-based network of more than 9,000 volunteer experts from almost every country of the world। ये जो SSC है, स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन है, इसमें पूरे विश्व के सभी देशों से लगभग 9,000 वॉलंटियर काम करते हैं जो फ्री में अपने अपने क्षेत्रों से डाटा एकत्रित करके, आंकड़े इकट्ठे करके वो SSC को उपलब्ध करवाते हैं और SSC उन आंकड़ों को सुनियोजित करके IUCN को उपलब्ध करवाता है। उनके आधार पर IUCN लाल आंकड़ों की पुस्तक या रेड डाटा बुक के अंदर आंकड़ों का संकलन करता है। ऑल वर्किंग टुगेदर टूवर्ड्स अचीविंग द विजन ऑफ ए जस्ट वर्ल्ड दैट वैल्यूज and conserve nature through positive action to reduce the loss of diversity of life on the earth। ये 9,000 वॉलंटियर
जो सभी देशों से हैं, पूरे विश्व से हैं, आखिर ये काम क्यों करते हैं? उनका एक ही मोटिव है, उनका एक ही उद्देश्य है कि हम किसी तरीके से इस पृथ्वी पर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को बचा लें और हम इस प्रकृति की जो वैल्यू है उसको समझें और इसे संरक्षित करने का कार्य करें। Working in close association with IUCN's Global Species Program, SSC major role is to provide information to IUCN on biodiversity conservation, the inherent value of species, their role in ecosystem health and functioning, the provision of ecosystem services and their support to human livelihood. SSC का जो विश्व स्तर पर IUCN के साथ काम करती है वो क्या क्या काम करती है, अगर एक एक करके हम देखें तो वह IUCN को जैव विविधता के बारे में डाटा उपलब्ध करवाती है, आंकड़े उपलब्ध करवाती है, उनके संरक्षण के बारे में क्या किया जाना है इसके बारे में बताती है, जाति की क्या वैल्यू है उसके बारे में बताती है, और इकोसिस्टम जो हमारा है उसकी हेल्थ और उसकी फंक्शनिंग कैसी चल रही है उस आवास के बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवाती है। इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में भी यह सूचना उपलब्ध करवाती है और यह किस प्रकार से मानव जीवन के लिए उपयोगी हो सकता है वो भी सजेस्ट करती है, उसके बारे में भी IUCN को बताती है। दिस इंफॉर्मेशन इज फेड इनटू द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीसीज ऑफ और रेड डाटा बुक। यह सारी जानकारी IUCN की लाल आंकड़ों की पुस्तक में संकलित की जाती है। द रेड डाटा बुक कंटेन्स द कंप्लीट लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीसीज। जो जातियां संकट में हैं उनकी पूरी लिस्ट लाल आंकड़ों की पुस्तक या रेड डाटा बुक के अंदर उपलब्ध करवाई जाती है। द मेन एम बिहाइंड द डॉक्यूमेंटेशन इज टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम रिसर्च में इसका उपयोग कर सकें, हम विभिन्न जातियों का जब एनालिसिस कर सकते हैं तो आपस में उनका कंपैरिजन करने के लिए भी यह आंकड़े सहायता करते हैं। द रेड डाटा बुक कंटेन कलर कोडेड इंफॉर्मेशन शीट्स। जो रेड डाटा बुक है, जो लाल आंकड़ों की पुस्तक है, उसमें रंगों के आधार पर इंफॉर्मेशन, सूचना की शीट्स लगी होती हैं, पेपर्स लगे होते हैं, विच आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ मैनी स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। जो जातियों के विलुप्त होने, वो कितना विलुप्त होने की कगार पर हैं या विलुप्त होने की कगार से कितना दूर हैं, इस आधार पर पुस्तक के अंदर संकलित किए जाते हैं या उनको एक विशेष क्रम के अंदर रखा जाता है। ब्लैक रिप्रेजेंट स्पीसीज विच आर कन्फर्म टू बी एक्सटिंक्ट। ये रंग क्या है? जैसे काला रंग हमें बताता है कि ये जाति या उपजाति पूर्णतया विलुप्त हो सकती है। अगर किसी जाति या उपजाति का वर्णन ब्लैक पेज के ऊपर किया गया है, ब्लैक शीट के ऊपर किया गया है, तो इसका अर्थ है कि वो जाति विलुप्त हो चुकी है। रेड रिप्रेजेंट स्पीसीज दैट आर एंडेंजर्ड। अगर लाल रंग है तो वो जाति संकटग्रस्त है। अंबर और दो स्पीसीज हुज स्टेटस इज कंसिडर्ड टू बी वुलनरेबल। जो हम कहते हैं कि एक नीला सा रंग होता है, उसमें अगर जातियों को रखा गया है तो वो जातियां जो हैं वो असुरक्षित हैं, वुलनरेबल हैं। वाइट इज असाइंड फॉर स्पीसीज दैट आर रेयर। विरल जातियों के लिए, दुर्बल जातियों के लिए वाइट शीट्स का प्रयोग किया जाता है, उनके ऊपर उनका वर्णन लिखा जाता है। ग्रीन फॉर स्पीसीज दैट वर फॉर्मरली एंडेंजर्ड बट देयर नंबर हैव स्टार्टेड टू रिकवर। ग्रीन रंग की शीट्स उन जातियों के लिए प्रयुक्त की जाती है जो पहले संकटग्रस्त थी, लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया है। ग्रे कलर्ड फॉर द स्पीसीज दैट आर क्लासिफाइड एज वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और रेयर बट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल टू बी प्रॉपरली क्लासिफाइड। ग्रे कलर उन जातियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो अभी स्पष्ट नहीं है कि वो असुरक्षित हैं, संकटग्रस्त हैं या दुर्लभ हैं। तो इस प्रकार विभिन्न रंगों की शीट्स लगा करके लाल आंकड़ों की पुस्तक में जातियों की कैटेगरी या श्रेणी के बारे में बताया जाता है। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो रेड डाटा की बुक के अंदर हमें थ्रेटन जातियों के बारे में, अर्थात जो संकट में हैं, नॉट थ्रेटन जो संकट में नहीं हैं, अननोन जिनके बारे में अभी पता नहीं है कि वो संकटग्रस्त हैं या कैसी हैं जातियां, उनके बारे में हमें पता चलता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो लाल आंकड़ों की पुस्तक हमें यह भी बताती है कि जो जाति है वो
विलुप्त हो गई है, कि वो क्यों विलुप्त हुई है, क्या कारण थे कि उनकी जनसंख्या या उनकी समष्टियाँ जो हैं वो धीरे धीरे कम होने लगी, या उनका वितरण जो है वो पृथ्वी पर धीरे धीरे कम होता गया और जातियाँ विलुप्त हो गई, वो जातियाँ अब दिखाई नहीं देती। ये मैंने यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर हिंदी के अंदर शब्दों को बताया है, जैसे एक्सटिंक्ट विलुप्त होता है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड वन विलुप्त होती हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोर संकटग्रस्त को कहते हैं, एंडेंजर्ड संकटग्रस्त को कहते हैं, वुलनरेबल असुरक्षित को कहते हैं, नियर थ्रेटन्ड संकट निकट जातियों को कहा जाता है, लीस्ट कंसर्न संकट मुक्त को कहा जाता है, डाटा डेफिशिएंट आंकड़ों का अभाव को कहा जाता है, और नॉट इवेल्युएटेड अनाकलित अर्थात जिनके बारे में अभी डाटा एकत्रित नहीं किए गए हैं। अब हम बात करेंगे द IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज एंड क्राइटेरिया। अब हम लाल आंकड़ों की पुस्तक जो है या जो रेड लिस्ट है, वो जो लाल सूची जो है उसके श्रेणियों और वो श्रेणियां कैसे बनाएगी, क्या मानदंड थे, उन मापदंडों के बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। The IUCN Red List categories and criteria are intended to be an easily and widely understood system for classifying species at high risk of global extinction. It divides species into 9 categories. IUCN जो रेड लिस्ट है, जो लाल आंकड़ों की सूची जो है, उसके अंदर विभिन्न श्रेणियों और उनके मापदंडों को बड़े सरल तरीके से बताया गया है, और हम उनके आधार पर जो जातियां हैं उनको हम बांट सकते हैं, उन जातियों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले उदाहरण लेते हैं एक्सटिंक्ट, इसे EX द्वारा दर्शाया जाता है। ए टैक्सॉन इज एक्सटिंक्ट व्हेन देयर इज नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड। ये ऐसी जातियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जब यह पक्का होता है कि वो जाति इस पृथ्वी से विलुप्त हो गई है, उसका एक भी सदस्य जीवित नहीं बचा है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, इसको EW से दर्शाया जाता है। ए टैक्सॉन इज extinct in the wild when it is known only to survive in cultivation, in captivity or as naturalized population well outside the past range। ये उन जातियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो वनों में जो पहले उपलब्ध होती थी अब पूर्णतया नष्ट हो चुकी हैं। अब इन्हें घरों में, गमलों में या किसी गार्डन्स के अंदर उद्यानों इत्यादि में उगाया जाता है। ऐसी जातियों को एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड श्रेणी में रखा जाता है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसको CR से दर्शाया जाता है। ए टैक्सॉन इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड व्हेन द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस इंडिकेट्स दैट इट मीट्स एनी ऑफ द क्राइटेरिया A to E for critically endangered and it is therefore considered to be facing an extremely high risk of extinction in the wild। ये उन जातियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनका वनों से विलुप्त होने का खतरा बना रहता है। ऐसी जातियों के लिए कुछ मापदंड बनाए गए हैं। ये मापदंड क्या हैं, एक एक करके हम इनको देखते हैं। क्राइटेरिया फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज, अगर जातियों की समष्टि धीरे धीरे कम हो रही है, इनकी संख्या कम हो रही है और पिछले 10 सालों में ऐसी जातियों की जो समष्टियां हैं वो 90% से भी ज़्यादा कम हो चुकी हैं और उनका एक स्पष्ट जो है हमें आंकड़ों की सहायता से पता है कि ये जातियों की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, जो समष्टि है, वो 90% से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। दूसरी बात हम इसमें कह सकते हैं कि जाति जो है उसके समष्टियों में 80% की गिरावट है और वो पिछले 3 जनरेशन से, 3 पीढ़ियों से उनकी पॉपुलेशन में लगातार गिरावट होती जा रही है या पिछले 10 सालों में उनमें यह गिरावट देखी गई है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, जियोग्राफिक रेंज इन द फॉर्म ऑफ आइदर B1 और B2, यानी हम ये कह सकते हैं कि वो पहले जाति जो थी वो दूर दूर तक वितरित थी, लेकिन जियोग्राफिकली, भौगोलिक रूप से अब वो जाति धीरे धीरे क्या होती जा रही है, सीमित होती जा रही है और वो 100 किलोमीटर स्क्वायर से भी कम एरिया के अंदर रह गई है। या हम कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर स्क्वायर से भी कम एरिया के अंदर या किसी केवल एक स्थान पर, इस आवासीय क्षेत्र के अंदर किसी एक स्थान पर अगर वो दिखाई देती है तो हम मान सकते हैं कि वो जाति क्रिटिकल एंडेंजर्ड की श्रेणी में है।
इसमें सी पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि पॉपुलेशन साइज एस्टिमेटेड टू नंबर फ्यूअर देन 250 मैच्योर इंडिविजुअल and an estimated continuing decline at least 25% sorry within 3 years or 1 generation whichever is longer। हम ये कह सकते हैं कि इनमें से कि जो उनकी समष्टि है उसमें जो मैच्योर इंडिविजुअल जो वयस्क सदस्य हैं उनकी संख्या 250 से कम हो गई है और वो 25% से भी ज़्यादा लगातार वो जो है वो कम हो रही है पिछले 3 सालों में या पिछली एक पीढ़ी के अंदर। इनमें से जो भी हमें अधिक बताता है उसके आधार पर हम जाति को क्रिटिकल एंडेंजर्ड की श्रेणी में रख सकते हैं। पॉपुलेशन साइज एस्टिमेटेड टू नंबर फ्यूअर देन 50 मैच्योर इंडिविजुअल, या हम ये भी कह सकते हैं कि जाति की जनसंख्या में या समष्टि के अंदर जाति के जो मैच्योर सदस्य हैं, जो वयस्क जो सदस्य होते हैं, उनकी संख्या जो है वो 50 से भी कम रह गई है। ई पॉइंट क्या कहता है इसमें, इस क्राइटेरिया के अंदर, इस मापदंड के अंदर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस शोइंग दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इज एट लीस्ट 50% विद इन 10 ईयर्स और 3 जनरेशन विच एवर इज द लॉन्गर। हम ये देखते हैं कि या तो अगली 3 पीढ़ियों के अंदर वो जाति 50% से भी ज़्यादा विलुप्त हो जाएगी, या अगले 10 सालों के अंदर वो जाति 50 वर्षों से 50% से भी ज़्यादा संख्या के अंदर विलुप्त हो जाएगी। इनमें से जो भी लंबा हो उसके आधार पर हम इस जाति को क्रिटिकल एंडेंजर्ड में रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एंडेंजर्ड। इसको EN से दर्शाया जाता है। संकटग्रस्त वो जातियाँ होती हैं। A taxon is endangered when the best available evidence indicate that it meets any of the criteria A to E for endangered। हम संकटग्रस्त उनको मानते हैं जो A से E तक दिए गए मापदंडों पर खरे उतरते हैं। इनके बारे में हमें स्पष्ट एविडेंस जो सबूत जो हैं वो उपलब्ध होते हैं कि ये जाति इन मापदंडों पर सही रूप से हमें आंकड़े उपलब्ध करवाती है। और ये जातियां जो संकटग्रस्त जातियां होती हैं इनका वन्य रूप से विलुप्त होने का चांस अधिक होता है। अब क्या क्या क्राइटेरिया है एंडेंजर्ड के लिए? पहला तो वही रिडक्शन पॉपुलेशन साइज बेस्ड ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। ये जो नीचे दिए गए हैं इनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उनकी समष्टि में जो समष्टि का जो साइज़ है, आकार है, उसमें निरंतर गिरावट आती जा रही हो, पिछले 10 सालों में 70% से भी कम हो गई हो, समष्टि का साइज़ कम हो गया हो, या हम कह सकते हैं कि वो धीरे धीरे पिछले 10 सालों में वो 50% से भी ज़्यादा समष्टि जो है वो उसका आकार जो है वो कम हो गया हो। बी उसी तरह से कि जियोग्राफिकल रेंज कम हो गई हो, या पहले दूर दूर तक भौगोलिक क्षेत्रों में वितरित होती थी, अब इस यह सीमित स्थानों पर उपलब्ध होती है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं सी जो है पॉपुलेशन साइज एस्टिमेटेड टू नंबर फ्यूअर देन 2500 mature individuals and an estimated continued decline at least 20% within 5 years or 2 generations whichever is longer। हम कह सकते हैं कि पिछले जो समष्टि इसकी उपलब्ध थी उसमें केवल 2500 जो हैं वयस्क सदस्य बचे हैं, और पिछले 5 सालों में समष्टि का आकार या सदस्यों की संख्या जो है वो 20% से भी ज़्यादा कम हो गई है, या पिछली 2 पीढ़ियों में इनकी संख्या निरंतर गिरती जा रही है। डी पॉपुलेशन साइज एस्टिमेटेड टू नंबर फ्यूअर देन 250 मैच्योर इंडिविजुअल। अगर समष्टि के अंदर वयस्क सदस्यों की संख्या 250 से भी कम रह गई हो। क्वांटिटेटिव एनालिसिस शोइंग दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड इज एट लीस्ट 20%। इसके वन्य रूप से विलुप्त होने के जो चांस होते हैं वो 20% ही रह गए हों, या अगले 5 पीढ़ियों में या अगले 20 सालों में यह केवल 20% तक ही बचे रहने की इसकी संभावना हो। नियर थ्रेटन यानी संकट के निकट या निकट संकट भी हम कह सकते हैं, इसको कुछ लोग संकट निकट भी लिखते हैं। ए टैक्सॉन इज नियर थ्रेटन व्हेन इट हैज़ बीन इवैल्यूएटेड अगेंस्ट द क्राइटेरिया बट डज नॉट qualify for critically endangered or vulnerable, but is close to qualifying for or is likely to be qualified for a threatened category in the near future। near threatened हम उन जातियों को कहते हैं, उन जातियों को माना जाता है जिनमें वो
एंडेंजर्ड होने के, असुरक्षित होने के, संकटग्रस्त होने के या दुर्लभ होने के निकट होती हैं या निकट भविष्य में उनका इस किसी श्रेणी में आने का भय होता है, उन्हें नियर थ्रेटन्ड या संकट निकट की श्रेणी में रखा जाता है। लीस्ट कंसर्न, ए टैक्सॉन इज द लीस्ट कंसर्न व्हेन इट हैज़ बीन इवेल्युएटेड अगेंस्ट द क्राइटेरिया एंड डज नॉट क्वालिफाई फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड वुलनरेबल और नियर थ्रेटन। जब ऊपर वर्णन की गई जो श्रेणियां हैं उनमें से जाति किसी में भी फिट नहीं बैठती तो हम उसको लीस्ट कंसर्न कह देते हैं। डाटा डेफिशिएंट, इसे डीडी से दर्शाया जाता है जब भी किसी जाति के बारे में पूर्णतया सही आंकड़े उपलब्ध नहीं होते तो हम उसे डाटा डेफिशिएंट की, जिनके बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, अनुपलब्ध आंकड़ों की श्रेणी में हम उसको रख सकते हैं। नॉट इवेल्युएटेड इसको एनी से दर्शाते हैं। यह उन जातियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनके बारे में अभी आंकड़े एकत्रित करने बाकी हैं, जिनके बारे में अभी स्टडी करना बाकी है, जिनको अभी अध्ययन नहीं किया गया है। लाल आंकड़ों की पुस्तक या रेड डाटा बुक जो है उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके लाभ क्या हैं, एक एक करके उनको देखते हैं। इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफाइंग ऑल एनिमल्स, बर्ड्स एंड अदर स्पीसीज अबाउट देयर कंजर्वेशन स्टेटस। यह हमें सभी जातियों के संरक्षण के बारे में या उनके संरक्षण की स्थिति के बारे में आंकड़े उपलब्ध करवाती है, जानकारी उपलब्ध करवाती है। इट इज़ यूज टू इवेल्युएट द पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज, यह एक जाति की समष्टि को इवेल्युएट करने का एक आंकड़े जो हैं वो उपलब्ध करवाती है या इसका हम उसके अंदर उपयोग कर सकते हैं। द डाटा अवेलेबल इन बुक कैन बी यूज टू इवेल्युएट द टैक्सा एट द ग्लोबल लेवल। इसके अंदर जितने भी आंकड़े हैं उनको हम विश्व स्तर पर प्रयुक्त कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस बुक वी कैन एस्टिमेट द रिस्क ऑफ टैक्सा बिकम ग्लोबली एक्सटिंक्ट। हम इस पुस्तक में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किसी भी जाति के बारे में यह जान सकते हैं कि निकट भविष्य में वो विश्व स्तर पर विलुप्त हो जाएगी या नहीं होगी। प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रोटेक्टिव मेजर्स फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज। यह हमें उस बारे में भी आंकड़े उपलब्ध करवाती है कि निकट भविष्य में इन जातियों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसके लिए गाइडलाइंस भी उपलब्ध करवाती है। डिसएडवांटेज ऑफ द रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक के डिसएडवांटेज क्या हैं? द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द रेड डाटा बुक इज़ इनकम्प्लीट। रेड डाटा या लाल आंकड़ों की पुस्तक में जो जानकारी दी गई है वो इनकम्प्लीट है। मैनी स्पीसीज बोथ एक्सटिंक्ट एंड एक्सटेंट आर नॉट अपडेटेड इन द बुक। इस पुस्तक में जो जातियां विलुप्त हो गई हैं या हम ये कह सकते हैं कि जो जातियां वापस धीरे धीरे एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी के अंदर प्रवेश कर रही हैं उनके बारे में हमें सही जानकारी उपलब्ध नहीं करवाती। द सोर्स ऑफ बुक्स डाटा हैज़ बिन स्पेकुलेटेड एंड हैज़ बिन मायर्ड इन कंट्रोवर्सी। इस पुस्तक के अंदर उपलब्ध आंकड़े जो हैं उन पर विवाद अक्सर बना रहता है। दिस बुक मेंटेन्स द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल एनिमल्स, प्लांट्स, अदर स्पीसीज बट इट हैज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द माइक्रोब्स। इस पुस्तक के अंदर सभी पादपों, जंतुओं इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन सूक्ष्म जीवियों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। थैंक यू सो मच।